बिहार में पदयात्रा की हुई बहार। राजनीति स्तर से सभी नेताओं बनाया पदयात्रा को हथियार। वहीं बिहार में अभी पदयात्रा में प्रशांत किशोर निकल चुके हैं, जिनका 12वां जिला दरभंगा है। उन्होंने कहा बिहार की जो आर्थिक स्थिति या यहाँ से जो लोग पलायन दूसरे स्टेट को कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण उन्होंने बिहार सरकार पे निशाना साधते हुए और केंद्र सरकार पे निशाना साधते हुए विस्तार पूर्वक जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि हमारे बिहार का जो पैसा है वह अदर स्टेट को जाता है और यहाँ के लोग भी अदर स्टेट मजबूरी में कमाने के लिए जाते हैं। आखिर यदि बिहार के लोग या बिहार का पैसा दूसरे स्टेट में जाए तो वहाँ के लोग हमें हीन भावना से तो समझेंगे ही। उसका मुख्य कारण है कि बिहार में लोग सेल्फ डिपेंड नहीं हैं, यानी यहाँ की जो भी ज़मीन है वह उपजाऊ तो है, लेकिन वह उपजाऊ पैसा कमाने योग्य नहीं है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ पूंजी की ज़रूरत है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ के बिहार के एक से एक विद्वान और एक से एक जो जानकार लोग हैं, उनको पूंजी का अभाव है, जिसके कारण वह अपना रोजगार नहीं कर पाते हैं और अपने आप पे निर्भर नहीं हो पाते हैं। वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी होते दौरान जो अनुभव मेरा अपना मानना है कि बिहार की गरीबी, पिछड़ापन, बदहाली, परेशानियों के पीछे जो मूल कारण है वो ये है कि यहाँ की जनता अपनी सारी गरीबी, परेशानी, बदहाली, बेरोजगारी के बाद भी वोट अपने समस्याओं पर नहीं करते। वो वोट बात करेंगे, अपनी सारी समस्याओं को झेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, नेताओं पर गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन जब वो वोट करने जाते हैं तो वोट या तो जाति पर कर देंगे या हिंदू मुसलमान के नाम पर कर देंगे या लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को। पिछले 30-35 सालों से बिहार में मुख्यतः इन्हीं 4 बिंदुओं पर लोग वोट करते आए हैं। तो इसी समझ से जुड़ा हुआ है कि गांवों को ये बताया जाए कि जब तक आप अपने परेशानियों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं करेंगे, तब तक चाहे आप किसी को वोट दे दें, आपका सुधार होना नहीं है। तो पदयात्रा का पहला संदेश ये है कि वोट अगली बार जब आप दें तो वोट किसी को भी देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन वोट नेताओं की बात सुनकर नहीं, नेताओं का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए, अपने बच्चों की परेशानियों की बात को सुनकर समझकर दीजिए। इसीलिए पदयात्रा के दौरान हर दिन ऐसे 5, 7, 8 मीटिंग्स मैं डेली करता हूँ गाँव में 100, 200, 400, 500 व्यक्तियों, लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ, और उनको यही बात बताई जाती है। दूसरा उद्देश्य, सही लोगों को चुनने का विकल्प होना चाहिए, तभी तो वो उसको वोट करेंगे। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य ये है कि विकल्प के अभाव में लोगों को, गलत लोगों को, दलों को वोट न करना पड़े, इसके लिए बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बनाया जाए। बिहार में एक सर्वे के हिसाब से करीब 55%, मतलब आधे से ज्यादा बिहार के लोग ये समझते हैं कि बिहार में एक नया दल या एक नया विकल्प बनना चाहिए। अब वो दल क्या हो, विकल्प कौन हो, उस पर मतभेद हो सकता है, अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन आधे से ज्यादा बिहार के लोग 4000 गांव में अभी तक हम लोग पैदल जा चुके हैं और आगे करीब 1-1.5 साल अभी और लग सकता है। तो ये यात्रा इसी तरह आगे चलने वाली है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अभी यात्रा के दौरान जो मेरे अनुभव रहे हैं, जो हमने सीखा, समझा, जो बात हमारे दिमाग में आई, लोगों ने बताया, उसको लेकर जो आपके प्रश्न है वो आप प्रश्न कर सकते हैं। बहुत तो आपने वीडियो अभी देखा होगा, लेकिन 5 मई 2022 को जब जन स्वराज अभियान की मैंने घोषणा की, उसी दिन ये तीनों उद्देश्यों की भी घोषणा की। उसी दिन ये कहा कि पार्टी बनेगा ही बनेगा, उसको लेकर कोई किंतु परंतु नहीं है। क्या वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है? आपको अभी पता चला तो अभी पता चला। जहां तक शराबबंदी का सवाल है, तो मैं पहला व्यक्ति हूं बिहार में सामाजिक राजनीतिक जीवन में जिसने ये कहा है कि बिल्कुल शराबबंदी को हटाया जाना चाहिए। समस्या
पेपर मिल है ऐसा नेता और पत्रकार बताते हैं। ऐसी बात नहीं है। यहाँ का सड़क भी उतना ही बड़ा मुद्दा है। यहाँ विद्यालयों में कोई पढ़ाई नहीं हो रही, वो भी इतना बड़ा मुद्दा है। बिहार के नजरिए से जो मैं अभी देख कर आ रहा हूँ पिछले 15 महीनों से, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और पलायन है। और उसी तो फिर अचानक से वो गायब हो गए, और उनको आपने क्या जिम्मेवारी कब ज्वाइन की और कब गायब हो, ज्वाइन करने और गायब होने को अभी 5 दिन पहले उन्होंने जनसुराज परिवार का हिस्सा बनना तय किया है। तो कहाँ गायब हो गई हमको तो नहीं मालूम है। सोशल मीडिया पर अपडेट किया कि नहीं किया, वो तो प्रेस के सामने 100 प्रेस वालों के सामने बैठकर उन्होंने बजाबता बयान दिया, आपके प्रश्न लिए, प्रश्नों के जवाब दिए कि हम क्यों जनसुराज से जुड़ रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्यों हम दूसरे दलों के साथ नहीं हैं। इसके बावजूद अगर आपको वो गायब लग रही है, तो जितने लोग जुड़े हुए हैं, कोई खेतीहर है तो अपना खेती करना छोड़ देगा। आप स्टूडेंट हैं, आप जनसुराज से जोड़िएगा तो आप परीक्षा देने नहीं जाइएगा, पढ़ाई नहीं कीजिएगा, मतलब है नहीं। अभी तो कल तक जब ये सरकार में थे नीतीश कुमार के साथ, तभी 1 साल पहले तक सरकार चला रहे थे, तब तो खुद ही शराबबंदी लागू करने के पक्ष में थे। अगर आज विरोध कर रहे हैं या पक्ष में कर रहे हैं, उनके बोलने का मतलब क्या है? तेजस्वी यादव 1 साल पहले तक उनको शराब माफिया दिख रहा था और आज उनको शराबबंदी में फायदा दिख रहा है। जीतन राम मांझी के लड़के अभी मंत्री थे, तब उनको शराबबंदी नहीं दिख रहा था। जब अब सरकार आएगा तब बदलेंगे। उनका लड़का था ना अभी मंत्री, अभी कल मंत्री बनेगा तो शराबबंदी से उनको फायदा दिखने लगेगा। धन्यवाद सर। महानगर होते हुए इस सड़क की आप बात कर रहे हैं, कल हम उस पर आए हैं। लोगों ने बताया है कि जो वहाँ ठेकेदार था उससे 40% लोकल स्थानीय विधायक, लोगों का कहना है कि स्थानीय विधायक ने उनसे पैसा मांगा ठेकेदार से, ठेकेदार छोड़ छाड़ के भाग गया और सड़क की हालत जो है वो तो दिख ही रही है। मैं जब से दरभंगा आया हूं, अभी मैं दरभंगा के स्थिति पर बहुत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि अभी तो पदयात्रा 1 महीना यहाँ चलनी है, लेकिन जिन प्रखंडों से मैं होकर आ रहा हूं, हर प्रखंड में सड़क की स्थिति दरभंगा में मुझे लग रहा है कि शिवहर और कुछ सिवान के हिस्सों को अगर छोड़ दें तो सबसे ज्यादा खराब है अभी तक। मैं इस पर सर आपने मिला जो है वहाँ पे बोर्ड भी कितना रुपया सर, बिहार में जनता हमेशा ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल होते आ रहा है, लेकिन अब जो आपने कहा कि सेल्फ डिपेंड होने के लिए क्या करना पड़ेगा आम जनता को? नहीं, जनता ब्लैकमेल कहाँ हो रही है? ये तो आपको हमको लगता है, हमारी सभाओं में आप आइए, मैं लोगों को ये सवाल पूछता हूँ और लोगों को बताता हूँ। जनता ये कहती है कि हमको नेता झूठ बोल के वोट लिया है। ऐसी बात नहीं है। नेता को तो उसी चीज पर वोट मिल रहा है जो वो बता रहा है। नेता ने कहा कि मंदिर बनाएंगे, वोट दीजिए, आपने वोट दे दिया तो मंदिर बन रहा है। नेता ने कहा कि 5 किलो अनाज हम आपको देंगे, वोट दीजिए, तो आप वोट दे दिए। चोरी भी हो रहा है, तब भी 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिल रहा है। नेता ने कहा कि हम आपके जात, आप हमारे जात के हैं, हमको वोट दे दीजिए, अपने जात का उत्थान कर देंगे। तो जाति की चर्चा, जाति की का सर्वे, जाति का बात हर जगह बिहार में हो रहा है। नेता ने कहा कि हम जीत कर आएंगे, हमको वोट दीजिए, आपको सिलेंडर दे देंगे, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200 सिलेंडर सबको बटिए रहा है। नहीं है, हमारे यहाँ नाली गली की हालत खराब है, हम लोग को नल जल का पानी नहीं मिल रहा है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, अच्छा ये बताइए कि आप सड़क आपके गांव में नहीं है तो सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि नाली गली पानी नल जल नहीं है तो ग्रामीण कार्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि भैया महिला बुजुर्ग बच्चा बीमार पड़ता है, दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं है, तो स्वास्थ्य का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि मधुबनी दरभंगा भैया सड़क शहर का हालत बरसात में नरक का है, नरक का दशा है, तो शहरी विकास मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। अब फिर कल वोट होगा तो सारा मुसलमान उठ के जाके फिर वही तेजस्वी यादव को वोट देगा, तो सुधार होगा कैसे ये बताइए? तो काम करेगा क्या? सर एक लास्ट सवाल था, 2023 में कश्मीर में एक भी हड़ताल नहीं हुई है और 2023 में आतंकवाद से एक भी नागरिक की मौत नहीं हुई है। मैं उपलब्धि ये मानता हूं कि अगर कश्मीर में शांति बहाल हुई है और अगर शांति बहाल हो गई, वहां इंटीग्रेशन उनका देश के साथ शुरू हो गया, वहां तरक्की हो रही है या होने वाली है, तो वो क्रेडिट की बात है, देश के लिए अच्छी बात है। सर बिहार में लेते हैं, बिहार में बेरोजगारी खत्म करने का
पलायन रोकने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो है शिक्षा और पूंजी की उपलब्धता। ज्यादातर लोग, आप लोग या यहाँ के नेता न जानते हैं न इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर इतनी बेरोजगारी यहाँ क्यों है, लोग यहाँ से कोई रोजी रोजगार क्यों नहीं कर पाते हैं। उसके दो वजह है। एक तो यहाँ शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। तो आप पढ़े लिखे हैं नहीं, आपको समझदारी बनी नहीं, डिग्री ले लिया आपने, स्कूल में गए खिचड़ी खाए, कॉलेज में गए नाम लिखा के डिग्री लेके निकल गए, समझ तो आए कुछ बड़ी नहीं। लेकिन उससे बड़ी परेशानी यह है कि बिहार में पूंजी नहीं है लोगों के पास काम करने के लिए। मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता है, अगर आपके पास 1 लाख रुपया हो तो आप एक सैलून लगा लेंगे, उसमें 2-4 लोगों को रोजगार देंगे और खुद भी अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। लेकिन अगर 1 लाख रुपया आपके पास न हो, सैलून लगाने का पैसा न हो, तो आप किसी सैलून में जाकर मजदूरी कीजिएगा। अब वो 1 लाख रुपया सामान्यतः लोगों के पास आता कहां से? उसके आने के 2 तरीके हैं। या तो आपके कमाया हुआ पैसा हो, बचत का पैसा हो, उससे आपकी पूंजी बनती है, या दूसरा तरीका जो आप कर रहे हैं, जो बैंक वाले आपको ऋण देते हैं, लोन देते हैं। पूंजी के समाज में 2 ही तरीके हैं, आपकी अपनी बचत और बैंकों से मिलने वाला लोन। मान लीजिए कि आपको घर बनाना है, आपके पास 1 लाख रुपया अपना बचा हुआ है, लोन ले लिया तो आप 10 लाख रुपए का घर बना सकते हैं। इस हुई है एक आंकड़ा जारी करते हैं जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब कितना पैसा लोगों ने बैंकों में जमा किया और बैंकों ने उसके बदले कितना पैसा ऋण के तौर पर वापस दिया। पैसा आप जमा करें, ये जमा करें, हम जमा करें, लेकिन जो लोग ऋण लेना चाहते हैं उनको बैंक ऋण देते हैं। ये उनका बिजनेस भी है और उनकी संवैधानिक जिम्मेवारी भी है कि अगर 100 रुपया उन बैंक में जमा होता है तो बैंक की ये जिम्मेवारी है कि 70 रुपया कम से कम वापस से समाज में लोन के तौर पर, ऋण के तौर पर दिया जाए। इस चीज को नापने के लिए एक रेशियो है जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। कितना पैसा जमा हुआ और बैंकों ने कितना पैसा ऋण के तौर पर वापस दिया। देश में सीडी रेशियो है 70%। मतलब पूरे देश के लोगों ने ऋण के तौर पर समाज के अन्य विभिन्न लोगों को दिया, चाहे घर बनाने के लिए दिया हो, गाड़ी खरीदने के लिए दिया हो, यूट्यूब चलाने के लिए दिया हो, सैलून लगाने के लिए दिया हो। बिहार में ये आंकड़ा है 40%। जब 1990 में लालू जी मुख्यमंत्री बने तो सीडी रेशियो था 40%। 15 साल के लालू जी के जंगल राज की वजह से ये सीडी रेशियो घटते घटते हो गया 28%। फिर नीतीश कुमार के सुशासन के दौर में, उनके अपने शब्द में जो उन्होंने सुशासन किया है, वो 18 साल के बाद ये पिछले साल बढ़कर अभी तक हुआ 40%। अब इसका असर क्या होता है वो समझिए। पिछले साल, अभी आपने कहा कि यहाँ चीनी पेपर मिल नहीं चल रहा है, पिछले वर्ष बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया। इसको याद रखिए, पिछले साल बिहार के लोगों ने यहाँ के बैंकों में जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया, 4,21,000 करोड़ रुपया। 40% सीडी रेशियो का मतलब है कि लोगों को लोन मिला 1,61,000 करोड़ रुपया का। बाकी पैसा कहां गया? 2,80,000 करोड़। बाकी पैसे को बैंकों ने बिहार से लेकर उन राज्यों में शिफ्ट कर दिया जहां पर उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां रोजगार है, व्यापार है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, केरल में सीडी रेशियो है 90 या उससे ज्यादा। मतलब अगर आप आंध्र प्रदेश में बैंक में जाइएगा, वहां 100 रुपया आंध्रा के लोगों ने जमा किया तो बैंकों ने 100 रुपया से ज्यादा ऋण दिया। इसका असर क्या हुआ? 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार से खाली लोग नहीं गए, पढ़े लिखे लोग खाली यहां से बुद्धि का पलायन नहीं हुआ। 26,20,000 करोड़ रुपया बैंकों ने बिहार के लोगों का दूसरे राज्य में भेज दिया। न बिहार में किसी को इसकी समझ है, न इसकी कोई चर्चा करता है, न उसको जानकारी। जरा आप अंदाजा लगाइए कि 26 लाख करोड़ रुपया अगर बिहार के लोगों को स्वरोजगार के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, यूट्यूब चैनल चलाने के लिए मिला होता तो कितने ज्यादा लोगों को यहाँ रोजगार मिलता, कितने ज्यादा यहाँ रोजगार की संभावना पैदा होती। लेकिन यहाँ तो किसी को इसकी चर्चा करनी नहीं है। यहाँ तो यही बात करना है कि आपको 400 रुपया पेंशन देते हैं, आप वोट हमको देते रहिए। तो जब लोगों को आपने अगर इतने दिन से आप पत्रकारिता कर रहे हैं
अगली बार जब वित्त मंत्री से मिलिएगा, दूसरे नेताओं की तो बातें छोड़िए, जो फाइनेंस मिनिस्टर है यहाँ उसको बुलाकर जरा पूछिए कि भैया CD रेशियो होता क्या है और कितना पैसा बिहार से ट्रांसफर हो रहा है, ये तो बताइए। इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि ये बैंकों की कोई स्वतंत्रता है कि वो जितना चाहे पैसा रखे और बाहर भेज दें। एक कमिटी है जिसके चेयरमैन राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, उसमें सारे बैंक के पदाधिकारियों को बैठना होता है और मुख्यमंत्री ये रिव्यू करते हैं कि जो पैसा यहाँ जमा हो रहा है वो पैसा यहाँ लोगों को ऋण के तौर पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के बात को जैसे अफसर नहीं सुन रहा है वैसे बैंक वाला भी नहीं सुन रहा है। जैसे उनकी बात को शिक्षक और टीचर नहीं, डॉक्टर नहीं सुन रहा है वैसे बैंक वाला भी नहीं सुन रहा है और लोगों को इसकी चिंता भी नहीं है। अगर यहाँ पर लोगों को शिक्षा थोड़ी सुधार दी जाए और लोगों को ये पूंजी उपलब्ध करा दिया जाए तो गांव गांव में बिहार के बच्चों में वो समझ और वो ताकत है, वो अपने लिए रोजगार का अवसर पैदा कर सकते हैं, बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। जब तक वो नहीं होगा बिहार से गरीबी और बेरोजगारी खत्म होने वाली नहीं है। शिक्षा और पूंजी, यही दो चीज चाहिए। मेहनत करने के लिए तो लोग 10 घंटा यहाँ मेहनत कर ही रहे हैं। तो पलायन जो है वो सिर्फ लोगों का पलायन नहीं है, श्रम का पलायन नहीं है। यहाँ पलायन को अगर आपको समझना है, पलायन श्रम का है, पलायन बुद्धि का है और पलायन पैसे का है। ये तीनों चीज यहाँ से जा रहा है। तो अगर महाराष्ट्र में कोई फैक्ट्री लगी हुई है जहां मोटरसाइकिल बनता है तो उस फैक्ट्री को जो लोन मिला हुआ है उसमें भी बिहार के लोगों का पैसा लगा हुआ है। वो फैक्ट्री में जो मोटरसाइकिल बन रही है उसमें मजदूर और इंजीनियर जो काम कर रहा है वो भी बिहार का लड़का है। और वहां जब मोटरसाइकिल बन जाता है तो उसको लाकर जहां बेच रहा है वो भी बिहार है। तो आजादी से पहले क्या होता था, आप यहाँ कपास का खेती करते थे, अंग्रेज यहाँ से कपास उठाकर ले जाता था इंग्लैंड में, वहां उसको कपड़ा बनाता था, लाकर फिर आप ही को बेचता था। वही हाल बिहार का है। हम लोग का पैसा भी जा रहा है, लोग भी जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं और वहां जब सामान बन गया, सीमेंट बन गया, खाद बन गया, मोटरसाइकिल बन गया तो लाकर बिहार में बेचा भी जा रहा है। तो उससे आपको लाभ तो होगा नहीं। ठीक है भैया, बहुत बहुत शहर में तब तक लटका रहेगा जब तक नीतीश कुमार जैसे लोग अपनी राजनीतिक स्थिति के हिसाब से इस विषय पर निर्णय लेते रहेंगे। अभी जब भाजपा के साथ थे तो उनको एम्स दरभंगा में होना चाहिए इसका समझ नहीं था। भाजपा के खिलाफ हुए तब उनको एम्स यहाँ होना चाहिए, क्योंकि उनको ना एम्स पहले बनाना था ना अभी बनाना है। उनको किसी न किसी तरह से इस पर राजनीतिक रोटी सेकनी है। भाई जब आप भाजपा के साथ थे, भाजपा का यहाँ स्वास्थ्य मंत्री था, भाजपा के दिल्ली में सरकार है, काहे नहीं एम्स बनवाए उस समय? और तब भाजपा के नेता कहाँ थे? आज हल्ला मचा रहे हैं। आज भाजपा की सरकार नहीं तो नीतीश कुमार फिर टोपी पहनाने के लिए कह रहे हैं कि हम तो बनाना चाह रहे हैं, केंद्र वाले नहीं कर रहे हैं। अभी साल भर पहले तो दोनों आदमी आप लोग गलबैया करके बैठे हुए थे। नीतीश कुमार बता रहे थे कि मोदी ही देश के महामानव हैं, आज कह रहे हैं कि मोदी से ही देश का बर्बादी होने वाला है। तो जब नीतीश कुमार को तो कुछ से मतलब नहीं है, ना उनको एम्स से मतलब है, ना बिहार की किसी परेशानी से मतलब है। नीतीश कुमार को सिर्फ एक ही मतलब जीवन में बचा है, किसी तरह कुर्सी पर बने रहे। जिसको जो करना है करो, लूटना है लूटो और उलूल जुलूल ज्ञान देते रहे। अब ये आदमी की उम्र हो गई। नीतीश कुमार के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है, कुछ महीना और लगड़ाते गिरते पड़ते चल पाएंगे। उसके बाद लोकसभा का चुनाव और चुनाव के बाद जदयू के संपूर्ण विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बात को लिख लीजिए और कैमरे पर बोल रहा हूं। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के राजनीतिक पारी का अंतिम दौर ये चल रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद जदयू का संपूर्ण रूप से विघटन हो जाएगा। न दल बचेगा, न नीतीश कुमार बचेंगे, न नेता बचेगा। कहानी खत्म।